हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है उच्चावच निरूपण करने की विधियां, यानी कि मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चावच क्या होते हैं और उच्चावच को हम लोग अपने मानचित्रों में या अंशचित्र में हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी विधियों के माध्यम से उच्चावच को हम लोग बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धरातल पर हमें जितने भी उच्चावच दिखाई देते हैं वे 3 डायमेंशंस होते हैं और उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। लेकिन हमारे पास जो अंशचित्र होते हैं या मानचित्र होते हैं या जो हमारे पास किताबें होती हैं वो एक प्रकार से 2 डायमेंशन में होती हैं, यानी कि वहाँ पर हम केवल आकृति की लंबाई या चौड़ाई को ही पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी विधियाँ दी गई हैं जिनके माध्यम से हम लोग उच्चावच को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि उच्चावच होते क्या हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी धरातल पर, जैसे ये कोई धरातल है तो कोई भाग धरातल का ऊंचा है, कोई भाग यहाँ पे नीचा है। तो धरातल पर वे भूभाग जो कि समतल सतह से ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं वे उच्चावच कहलाते हैं। इन्हीं उच्चावच को धरातल पर हम लोग विधियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज उच्चावच निरूपण करने की विधियों में यहाँ पर 9 प्रकार की विधियों को समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी उच्चावच आकृति को अपने किताब में या फिर हम लोग नक्शे में या अंशचित्र में हम लोग पढ़ पाते हैं। उच्चावच निरूपण करने विधियों में हम लोग आज 9 प्रकार की विधियों को समझेंगे कि इनका कैसे प्रयोग किया जाता है और हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पहला है जैसे हैंसुर प्रणाली। हैंसुर प्रणाली क्या होती है? हैंसुर प्रणाली को ऑस्ट्रियन नाम के एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने इसको दिया था और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी मानचित्र में अगर कोई स्थान है जहाँ पर ढाल कम है या ज़्यादा है तो हम कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि यदि किसी मानचित्र में यदि हम यह देखते हैं कि धरातल का जो वास्तविक भाग है वहाँ पर यदि कहीं पर ढाल ज़्यादा है या कहीं पर ढाल यदि मंद है तो इन दोनों आकृतियों को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर हम देखेंगे पास पास काली रेखाएं या खंडित रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं, जबकि जहाँ पर ढाल कम होता है वहाँ पर जो खंडित रेखाएं होती हैं वे दूर दूर बनाई जाती हैं। और यदि कहीं पर यदि समतल भाग है तो वहाँ पर उस भाग को खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लें हम लोग कि ये को 2 पर्वत हैं और दोनों के बीच में यहाँ पर ये भाग एकदम समतल है, तो यहाँ पर हम इन रेखाओं को, खंडित रेखाओं को पास पास बनाएंगे, जबकि ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर इस भाग को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। जितना भाग होता है उसी के पास में ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब यहाँ हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर रेखाएँ पास पास हैं यानी कि ढाल ज़्यादा है, यहाँ पर एकदम समतल स्थान है तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हम कोई भी खंडित रेखा नहीं बनाते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इन खंडित रेखाओं को दूर दूर बनाया गया है। यह एक गणितीय विधि है और इसमें यदि 45 डिग्री से यदि ज़्यादा का ढाल होता है तो उस रेखा को पूर्णतः काला कर दिया जाता है और यदि ढाल कम होता है तो उसको हल्का शेड देते हैं या आप कह सकते हैं कि कम उसको डार्क करते हैं। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पे ढाल ज़्यादा है तो यहाँ पर इनको ज़्यादा डार्क कर दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे इस ढाल के लिए इसको कम हल्के शेड से इसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी टोपोग्राफी शीट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इसे आसानी से पहचान लेते हैं कि यहाँ ढाल कम है या ज़्यादा है। तो इस विधि को हम लोग हैंसुर विधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अगली है पर्वतीय छायाग्रहण विधि। ये जो पर्वतीय छायाग्रहण विधि है इसको प्लास्टिक मेथड भी कहते हैं। ये विधि हमें ये बताती है कि जैसे मान के चलें कि यह कोई स्थान है
और इस स्थान के बीच में यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं। तो जब इस विधि को बनाया जाता है तो इस विधि को देखने से हमें ये पता लगता है कि जैसे ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम की ओर से कोई प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर इस प्रकाश से यदि कोई पर्वतीय भाग है या ढाल वाला भाग है तो वहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से पर्वतों को दिखाया जाता है। और जब ये पर्वत दिखाए जाते हैं तो जहाँ पर ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर उसकी छाया बना दी जाती है। जैसे मान के चलें कि यहाँ पर कोई पर्वत की ये कुछ श्रृंखलाएँ दी गई हैं, तो इस पर्वत को मैंने ज़्यादा इसको पूर्णतः डार्क कर दिया, जबकि यहाँ पर इसमें ये जो प्रकाश है वो छायाकरण का कम है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इस वाले ऊपर वाले यहाँ पे इसका ज़्यादा छाया है, इसकी कम छाया है, तो इसका ढाल ज़्यादा होगा और इसका ढाल कम होगा। तो इस छाया के माध्यम से हम लोग पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर ढाल कम है और कहाँ पर ढाल ज़्यादा है। इसमें इसकी ये विशेषता होती है कि हमेशा इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर पश्चिम की ओर से प्रकाश डाला गया हो। तो इस प्रकार से पर्वतीय छायाकरण को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद में अगली जो विधि है उसको कहते हैं टैकोग्राफी विधि। ये जो टैकोग्राफी विधि होती है ये मुख्य रूप से किसी भी ढाल को दिखाती है। तो यहाँ पर ये दो प्रकार से ढाल प्रदर्शित करती है, एक तो औसत ढाल को दिखाती है और एक हम लोग देखेंगे तो आपेक्षिक ढाल को दिखाती है। औसत ढाल का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्वत है तो जैसे एक पर्वत आप मान चलो ये है और एक पर्वत ये है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पर्वत है ये खड़ा ढाल है जबकि ये मंद ढाल है। तो ये जो खड़ा ढाल है इसका भी कोई एक एंगल या कोण होता है, इसका कोई एंगल या कोण होता है। तो इनकी जो औसत जो ढाल की दूरी होती है या जो औसत ढाल की ऊंचाई होती है उसको हम लोग निकालते हैं टैकोग्राफी विधि से। और टैकोग्राफी जो विधि होती है उसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसी में आपेक्षिक ढाल को भी पढ़ा जाता है। आपेक्षिक ढाल क्या होता है? आपेक्षिक ढाल का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्वत है, इस पर्वत के किनारे पर ये कोई घाटी है, तो ये जो घाटी होती है इस घाटी से इस जो पर्वत है इसकी दूरी कितनी है या ये ढाल के आधार पर कितना दूर है, इसको भी हम लोग टैकोग्राफी विधि से पढ़ लेते हैं। तो औसत ढाल और आपेक्षिक ढाल या दूरी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा अगला है आकृतिक विधि। और आकृतिक विधि वे विधियाँ होती हैं ये जैसी धरातल पर दिखाई देती हैं इनको वैसा ही बना दिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि 45 डिग्री एंगल से कोई फ़ोटो लिया गया हो। जैसे यदि हमें इस विधि के द्वारा किसी भी ज्वालामुखी को दिखाना है तो हम इस प्रकार से ज्वालामुखी को दिखा देते हैं। शंक्वाकार पहाड़ी के लिए हम लोग एक प्रकार से पहाड़ी बना देते हैं या पठार के लिए हम लोग किसी भी स्थान को इस प्रकार से दिखा देते हैं। तो जैसी स्थलाकृतियाँ हमें धरातल पर दिखाई देती हैं वैसी स्थलाकृतियों को हम लोग अंशचित्र में बना देते हैं। और जो ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं इन्हें हम लोग आकृतिक विधि कहते हैं। इसी में अगला है स्थानिक ऊंचाइयाँ, इसको हम लोग स्पॉट हाइट कहते हैं। जो स्थानिक ऊंचाइयाँ होती हैं वो किसी स्थान विशेष की स्थिति को दिखाती है। तो जब हम लोग अंशचित्रों में देखते हैं तो वहाँ पर ये भी समुद्र तल से ऊंचाई होती है और ये किसी स्थान विशेष की स्थिति को दिखाती है। तो मान के चलें कि जैसे ये कोई प्लाटू एरिया है और यहाँ पे कोई ये सी एरिया है, तो आप देखें कि ये जो हिस्सा है ये इस सी लेवल से कितना ऊंचा है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई होती है उसको यहाँ लिख दिया जाता है। और जैसे यहाँ पे 300 मीटर, तो 300 मीटर लिख कर के यहाँ पे हम एक डॉट बना देते हैं या एक सिंबल लगा देते हैं। तो ये जो है ये किसी भी स्पॉट हाइट को प्रदर्शित करता है। इसे डॉट के माध्यम से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग स्थानिक ऊंचाइयों के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला है तल चिन्ह। जो तल चिन्ह होते हैं इन्हें बेंचमार्क कहते हैं और इन्हें BM शब्द से इनको प्रदर्शित करते हैं, बेंचमार्क लिखते हैं। बेंचमार्क भी समुद्र तल से ऊंचाई को ज्ञात करने की विधि होती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे मान के चलें कि ये कोई एरिया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई जैसे ब्रिज है या यहाँ पर कोई पुल है, तो आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ नंबर डले रहते हैं जैसे 320 BM। तो आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो इसकी जो ऊंचाई है वो 320 मीटर बेंचमार्क है, यानी कि ये समुद्र तल से इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो 320 मीटर को प्रदर्शित करती है। तो स्थानिक जो ऊंचाइयाँ होती हैं और जो तल चिन्ह होते हैं दोनों ही समुद्र तल से ऊंचाई को दिखाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जो स्थानिक ऊंचाइयाँ होती हैं वे किसी भी स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई को दिखाते हैं, जबकि तल चिन्ह वे होते हैं जो कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ जिस भी स्थल पर आप पढ़ रहे हैं उसकी दूरी को भी हम उसमें जोड़ लेते हैं, उसको जोड़ करके पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये होती हैं तल चिन्ह बेंचमार्क। इसके आगे अगला है त्रिकोणमितीय स्टेशन यानी कि ट्रायंगोनोमेट्रिक स्टेशन। ये क्या होते हैं? ये वास्तविक सर्वेक्षण होते हैं। जब सबसे पहले सर्वेक्षण किए गए थे तो उस समय सर्वेक्षण करते समय जब हम धरातल पर सर्वेक्षण करते हैं तो उस समय त्रिकोणमितीय आधार पर देखेंगे तो स्टेशनों को हम लोग बनाते हैं या त्रिकोणमितीय त्रिभुज आकृति में स्टेशनों को बांट करके हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब जैसे कोई एरिया है वहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर हमने समुद्र तल से ऊंचाई ली, यहाँ पे ली और यहाँ पे ली, तो इनके कुछ नंबर होते हैं, उस नंबर को लिख दिए। तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर इनको ज्ञात करते हैं। और यदि हमें कोई यहाँ पर अगर कोई नया पॉइंट हमें अगर ज्ञात करना है तो हम इसके आधार पे या इसके आधार पर इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है त्रिकोणमितीय स्टेशन विधि। इसके अलावा आगे है आकृतिक रेखाएं, फॉर्म लाइन। ये फॉर्म लाइन क्या होती हैं? ये फॉर्म लाइन वे होती हैं जो कि दो कंटूर रेखाओं के बीच में हम लोग ज्ञात करते हैं या बनाते हैं। मान के चलें कि ये एक कंटूर रेखा है। कंटूर रेखा यानी कि समोच्च रेखा वे रेखाएं जो समान ऊंचाई को मिलाकर खींची जाती हैं उन्हें हम लोग समोच्च रेखाएं कंटूर लाइन कहते हैं। तो जैसे ये मान के चलें कि ये 100 मीटर का कंटूर लाइन है और ये 200 मीटर का कंटूर लाइन है। तो दोनों कंटूर रेखाओं के बीच में जो एक नई अनुमानित हम जो रेखा बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म लाइन। ये अनुमानित रेखा को हम लोग खंडित रेखा या डॉट डॉट के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये हमारी 150 मीटर की ये फॉर्म लाइन होगी। तो इस प्रकार से हम फॉर्म लाइन को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगला है समोच्च रेखाएं यानी कि कंटूर लाइन। कंटूर लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि समोच्च रेखा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस उच्च, यानी कि सम यानी समान, उच्च यानी ऊंचाई। तो समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। तो समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि धरातल पर समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची जाती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये स्थान कोई 50 मीटर ऊंचा है, ये स्थान भी यहाँ 50 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर भी 50 मीटर ऊंचा है, ये भी 50 मीटर ऊंचा है और ये 100 मीटर ऊंचा स्थान है, ये 100 मीटर ऊंचा स्थान है और ये 100 मीटर ऊंचा स्थान है। अब हम क्या करेंगे कि ये 50-50 आपको नंबर दिख रहे हैं, इन रेखा आपस में इसको मिला देते हैं, 100 को भी हम आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो समोच्च रेखाएं हैं। ये जो रेखा है वो 50 मीटर की समोच्च रेखा है, ये जो रेखा है वो 100 मीटर की समोच्च रेखा है। तो इस प्रकार से हम इन समोच्च रेखाओं को पढ़ लेते हैं। तो ये रही उच्चावच निरूपण करने की विधियाँ जिन्हें हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।